हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे हेलिक्स की। इस तरह से आपके पास अगर एक्स और वाई कॉस साइन हो, जी आपको कोई भी फंक्शन ऑफ टी हो, ये किसी न किसी शेप की हेलिक्स बता रहा हो। तो एक तरह से आपने स्प्रिंग डिजाइन करने, आप इन इक्वेशन की हेल्प से डिफरेंट टाइप्स के स्प्रिंग बना सकते हैं। लोगों ने देखा जो डीएनए है, डीएनए का मॉडल देखा गया तो वो भी हेलिक्स की शक्ल में था। दो हेलिसेस, पैरेलल हेलिसेस एक दूसरे के गिर्द घूम रही हैं और इस तरह से वो बना रही है। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर लोगों ने देखा, वो भी उसमें भी हेलिक्सेस का इस्तेमाल। तो पीछे हमें इक्वेशन दी, फिर हमने उनके ग्राफ स्केच करने थे वो बताए। अब एग्जांपल 5 और 6 में हमें कुछ ज्योमेट्री दी हुई है कि किस तरह की चीज़ और हमें उनकी पैरामीट्रिक इक्वेशन बनानी है। फाइंड अ वेक्टर इक्वेशन एंड पैरामीट्रिक इक्वेशन फॉर द लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस अ पॉइंट दिस टू दिस द पॉइंट दिस। इस पी को क्यू से जॉइन करने वाली लाइन का आपको वेक्टर इक्वेशन भी चाहिए और पैरामीट्रिक इक्वेशन भी चाहिए। तो आप जानते हैं दो पॉइंट्स लाइन बनाना पहले भी आप पढ़ चुके हैं। बेसिकली लाइन के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए और एक वेक्टर चाहिए जिसके पैरेलल लाइन बननी होती है। तो पी नॉट के लिए हम ये पी इस्तेमाल कर लेंगे और वेक्टर वी के लिए हम पी से क्यू तक का वेक्टर बना लेते हैं। आप उसको R1 कह लें। ये आपके पास जो इनिशियल जनरल इक्वेशन जो लाइन की है, वेक्टर इक्वेशन वो आप जानते हैं। वेक्टर इक्वेशन इस शक्ल की होती है ना, 1 माइनस टी इंटू आर नॉट प्लस टी R1। R0 जो वो पी का पोजिशन वेक्टर हो जाएगा और R1 आपके पास ये क्यू का पोजिशन वेक्टर है। दोनों पॉइंट्स के पोजिशन वेक्टर्स के साथ आप ये फॉर्म पहले पढ़ चुके हैं। ये चीज़ इसमें डाल दें, सिंप्लीफाई हो कि आपके पास ये पोजिशन वेक्टर की ये फॉर्म बन जाती है इसके वेक्टर फंक्शन की। वेक्टर इक्वेशन भी यही है। इसके बाद ये है कि हमें इसकी पैरामीटर फॉर्म बनानी है। तो पैरामीटर आप इसी से बना लेंगे। इसका जो ये एक्स कंपोनेंट ये आपका एफ ऑफ टी हो गया, ये जी ऑफ टी, ये एच ऑफ टी, तो ये आपका तीनों इक्वेशन बने। अब रहा मसला कि आपने उसने कहा यहाँ से यहाँ तक लाइन सेगमेंट बनाना है। अब ये जो पैरामीटर टी है उसकी वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होगी। आप ये देखें कि हमने यहाँ पर जो है ये जो इक्वेशन बनी है, ये बात यहाँ जाहिर हो रही है 1 माइनस टी इंटू आर नॉट प्लस टी। अगर आप टी को 0 रखेंगे तो ये यहाँ सिर्फ आर नॉट आएगा, यानी ये वाला पॉइंट इसका पोजिशन वेक्टर आएगा। जब आप टी को 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और सिर्फ R1 आएगा और R1 क्यू का पोजिशन वेक्टर है। तो इसका मतलब ये कि जब टी 0 से 1 तक वेरी करेगा तो ये आर टी जो है ये पी के पोजिशन वेक्टर से क्यू के पोजिशन वेक्टर तक जाएगा। इस तरह से पी और क्यू के दरमियान की लाइन ट्रेस हो जाएगी, लाइन सेगमेंट ट्रेस हो जाएगा। इसका मतलब ये अगर आपको पूरी लाइन ट्रेस करनी हो तो टी की लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पूरे रियल लाइन पर टी वेरी करता है। और अगर आपके पास लाइन सेगमेंट हो तो फिर टी की वेरिएशन आप एक इंटरवल में ले सकते हो। और फाइनाइट इंटरवल अगर आपके पास एंड पॉइंट्स हो तो उसका आसान तरीका ये कि आप टी की वेरिएशन यूनिट इंटरवल पर लें और ऐसी सूरत में आपका इक्वेशन की शक्ल ये वाली बनती है। तो इस तरह से ये करना। अब आप एग्जांपल 6 पे आ जाए। फाइंड अ वेक्टर फंक्शन दैट रिप्रेजेंट द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सिलेंडर दिस एंड द प्लेन दिस। अब आपको वो कर्व चाहिए जो इन दो सरफेस के इंटरसेक्शन की बात आपको पहले बता चुका हूँ। कर्व को बयान करने का एक तरीका ये है कि आप दो सरफेस बता दें जिनके इंटरसेक्शन वो कर्व बनती हो। यहाँ हमें जो दो सरफेस दी हैं, एक ये इक्वेशन है, आप जानते हैं 3D में ये सिलेंडर की इक्वेशन है। सर्कुलर सिलेंडर जिसका जो रेडियस है 1 हो, और ये इक्वेशन लीनियर इन 2 वेरिएबल्स वाइज है। भारत जनरली जो भी लीनियर इन 3 वेरिएबल वो प्लेन की इक्वेशन होती है। ये आपका प्लेन की इक्वेशन है, इसमें क्योंकि एक्स फ्री वेरिएबल है और वाई प्लस जी आपके पास 2 है। तो अब ये इस प्लेन का इस सिलेंडर के साथ इंटरसेक्शन लें वो बेसिकली कर्व बन गया। अब अगर आप फिगर में उन्होंने थोड़ा सा शो किया हुआ है, सिलेंडर जो है देखें, ये सिलेंडर का सेंटर जो है वो सेंटर एक्सिस जी एक्सिस बन रहा है और इसके रेडियस 1 है। तो जी एक्सिस को रेडियस बनाते हुए सेंटर बनाते एक्सिस बनाते हुए रेडियस 1 का सेंटर बनाए तो ये वाला बनता है जैसे ये। अब ये प्लेन इसमें से पास कर रहा है। इस प्लेन को कैसे बनाते हैं, आप इसके इंटरसेप्ट देख लें। मतलब इसका आपने वाई इंटरसेप्ट लेना है, जी को 0 करो तो वाई 2, इसको मतलब ये वाई एक्सिस को 2 से पर क्रॉस कर रहा है। इसका जी इंटरसेप्ट लेना तो वाई को 0 कर दें, इट मीन कि जी एक्सिस को भी ये 2 पर इंटरसेप्ट करता है। ठीक है। और एक्स एक्सिस का एक्स इंटरसेप्ट आता ही नहीं है। एक्स इंटरसेप्ट के लिए आपको वाई और जी को 0 करना होगा
वाई और जी को जीरो करते हो तो आपके पास टू इक्वल टू जीरो आ जाता है, जो कि फॉल्स है। इसका मतलब ये प्लेन एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट नहीं करता, एक्स एक्सिस को ऊपर से गुजर जाता है, जैसे आपके सामने बना हुआ है। ठीक है, ये इधर से वाई एक्स को क्रॉस करेगा, ऊपर से जी एक्स को क्रॉस करेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर से गुजर जाता है। ये प्लेन आपके पास, इसको थोड़ी सी ज्योमेट्री आ गई, किस तरह का प्लेन है। अब ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका इंटरसेक्शन, क्योंकि ये प्लेन देखे तो किसी भी कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल नहीं है, इस वजह से इसका सिलेंडर के साथ इंटरसेक्शन सर्कल नहीं बनेगा। हाँ मतलब एक्स वाई प्लेन को, सॉरी, अगर ये एक्स वाई प्लेन के पैरेलल प्लेन होता तो फिर इसका इंटरसेप्ट सिलेंडर के साथ इंटरसेक्शन वो सर्कल बनता। अगर ये एक्सी प्लेन के पैरेलल होता तो फिर इसका इंटरसेक्शन पेयर ऑफ लाइंस बनता, या वाईजी प्लेन के पैरेलल हो तो तब भी इसका इंटरसेक्शन पेयर ऑफ लाइंस बनता। ये किसी भी कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल नहीं है, लिहाजा इसका इंटर ये एक तरफ से सिलेंडर में जाएगा, तिरछे तरीके से दाखिल होगा और दूसरी तरफ से निकलेगा। ये जो तिरछे तरीके से इसे कट करता है, इसका इंटरसेक्शन फिर इलिप्स बनती है। ये तो हमने थोड़ा सा इसका जायजा ले लिया। ज्योमेट्री की वजह से अगर ये ना भी होती, आप इन इक्वेशंस की हेल्प से विजुलाइज कर सकते हैं। ये वर्टिकल सिलेंडर है और ये प्लेन तिरछा प्लेन है, ये किसी भी कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल प्लेन नहीं है। ये ना तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है कि एक्सवाई प्लेन के पैरेलल हो, ना ही वर्टिकल है कि एक्सी प्लेन के पैरेलल हो या वाईजी प्लेन के पैरेलल हो। तो इसका मतलब ये तिरछा प्लेन है और इसका एक्स इंटरसेप्ट नहीं आ रहा, वाई और जी इंटरसेप्ट आ रहे हैं। इन सारी मालूमात की बुनियाद पर आप विजुअलाइज कर सकते हैं ये प्लेन किस तरह का होगा। तिरछा प्लेन होगा तो ये सिलेंडर को तिरछे तरीके से काटेगा, इनका इंटरसेक्शन है तो एक इलिप्स बनती है। अब हमें इस इलिप्स की, बेसिकली हमें तो इस इलिप्स को मैथमेटिकली बयान करना है, और मैथमेटिकली हम तभी बयान कर सकते हैं जब हमारे पास इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हो। अब पैरामीट्रिक इक्वेशंस कैसे लेते हैं, तो इसका तरीका ये है कि पहले तो आप ये जो कर्व है इसकी प्रोजेक्शन लें एक्स वाई प्लेन पर। एक्स वाई प्लेन पे ये क्या बनती है, आप देखें तो एक्स वाई प्लेन पर इस इलिप्स की जो प्रोजेक्शन वो सर्कल बनेगी, क्योंकि नीचे से आपको, अगर आप देखेंगे सिलेंडर को एक तरफ से नीचे से टॉप से, तो ये आपको सीधा सर्कल ही नज़र आएगा। तो आप साइड से देखेंगे तो आपको एक अच्छी चीज़ नज़र आएगी। इसका मतलब ये हुआ, इसके जो एक्स और वाई किसी भी प्लेन में जब आप इंटरसेक्ट लेते हैं ना, वो प्रोजेक्शन लेते हैं, तो एक तरह से आपको उस प्लेन के अंदर जो वेरिएबल्स आते हैं उनकी वेरिएशन मिलती है कि वो किस तरह से वेरी करते हैं। जब हम एक्सवाई प्लेन में इंटरसेप्ट इसकी प्रोजेक्शन लेते हैं तो वो बेसिकली सर्कल बनता है। सर्कल एक्सवाई प्लेन का लिया, इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो एक्स वाई हैं, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन में जो एक्स इक्वेशन और वाई इक्वेशन बनेगी वो सर्कल वाली बनेगी। वहाँ से हमने इसको एक्स इक्वल टू कॉस टी बना लिया और वाई इक्वल टू साइन टी बना लिया, और सर्कल ट्रेस हो जाता है 0 से 2 पाई में, तो टी की वेरिएशन आएगी 0 से 2 पाई। ठीक है, अब इसमें रहा मसला जी का। अब ये जो एक्स और वाई इक्वेशन है, क्योंकि हमारे पास जो कर्व की इक्वेशन आनी है उन्होंने सिलेंडर की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना है, प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना है। अगर हम एक्स को कॉस टी वाई को साइन टी ले लें, आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से कि ये इक्वेशन उससे सेटिस्फाई होती है। अब हमें इसको सेटिस्फाई करवाना है, इसको सेटिस्फाई करवाने के लिए हम ये करते हैं कि हम इस इक्वेशन से जी ऐसा फाइंड करते हैं कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। उसके लिए क्या करते हैं, हम एक्स और वाई की वैल्यू इसमें डाल देते हैं। अब वाई हमारा साइन टी था वो यहाँ डालें तो जी इज इक्वल टू 2 माइनस साइन टी हो जाता है। इस तरह से ये जी की फॉर्म बन गई। अब अगर आप इसमें वाई और जी रखें तो आप देखेंगे इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, और इसमें एक्स और वाई रखें तो ये भी सेटिस्फाई होती है। इसको मतलब एक्स वाई और जी के वो एक्सप्रेशन जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई है, वो जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो इसके जो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स हैं वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन वाले पॉइंट जो वो कर्व बनते हैं। लिहाजा ये जो आपके पास बने एक्स कॉस टी वाई इक्वल टू साइन टी इज इक्वल टू 2 माइनस वाई या 2 माइनस साइन टी, ये आपका उस कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशन बन। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ आ गई। तो हमने इसको कहते हैं दिस इक्वेशन इज कॉल्ड पैरामीटराइजेशन ऑफ द कर्व, यानी कर्व दी हुई हो और उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन बनाना, पैरामीटर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, दिस इज कॉल्ड पैरामीटराइजेशन ऑफ द कर्व। और इसमें जाहिर टी को बढ़ाने से कर्व जिस रुख पे ट्रेस होगी वो उस कर्व की डायरेक्शन कहलाती है। तो बात पहले हो चुकी है।
इसी तरह से आप कंप्यूटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, मैटलैब यूज़ कर सकते हैं, हम मैटलैब कर भी रहे हैं। वहाँ से ये मुख्तलिफ किस्म की ये आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म्स इक्वेशंस है, इनके आपको ट्रेस करें, इनके मुख्तलिफ नाम। ये ट्राइडल स्पायरल है जिसमें आपके पास एक्स इस तरह का है, वाई ये है और ये इस तरह से। ट्रिफॉइल नॉट है, ये डिफरेंट टाइप्स की आपके पास चीज़ें हैं। ये ट्विस्टेड क्यूबिक है कि आपका एक्स टी हो जाए, वाई टी स्क्वायर हो जाए और जी आपका टी क्यूब हो जाए। इसका ग्राफ आप यहाँ बना सकते हैं, ये आपका ट्विस्टेड क्यूब है। और इसमें ये है, अगर आप सिर्फ इसको देखें, टी और टी एक्स इक्वल टू टी कर लें और वाई इक्वल टू टी स्क्वायर कर लें, तो आप जानते हैं आपके पैराबोला की पोजीशन बनती है, क्योंकि वाई इक्वल टू टी स्क्वायर में जब आप टी एक्स ले जाएंगे तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ एक्स वाई प्लेन में ये आपका पैराबोला बनता है। अब आपने जब ये पैराबोला बनाना है तो उसको बनाने के दौरान आपने जी का ख्याल करना है। क्वेश्चन जी आपका टी क्यूब है, इसका मतलब जब आप टी को बढ़ाएंगे तो जब पैराबोला आप बनाएंगे तो पैराबोला बनाते हुए आप उस कर्व को जी एक्सिस के लॉन्ग उठाएंगे, और जी एक्सिस के लॉन्ग कैसे उठाएंगे, टी क्यूब के मुताबिक उठाएंगे। यानी टी जीरो पर आपके पास आप ओरिजिन पर हैं, जब आप टी वन पर पहुंचेंगे तो आप पैराबोला भी स्केच करते जाएंगे और जी टी वन पर टी जी आपका वन हो जाता है, इसको पैराबोला बनाते हुए एक्स प्लेन में आप वन हाइट तक उठ चुके होंगे, कर्व को उठा चुके होंगे ओरिजिन से। इस तरह जब आपका टी टू होगा तो उससे जी आपका एट हो चुका होगा। इसका मतलब ये कि जब आप फर्दर टी को कर्व को बनाएंगे तो टू तक पहुँचते पहुँचते आप उस कर्व को जी एक्सिस के अलॉन्ग एट हाइट तक उठा चुके होंगे। इसी तरह से जब आप टी को नेगेटिव लेंगे तो पैराबोला तो ये वही रहेगा क्योंकि वाई इक्वल टू टी स्क्वायर है, लेकिन जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप टी की नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो उस वक्त आपकी कर्व बिलो एक्सवाई प्लेन जाएगी। टी पॉजिटिव के लिए अबव एक्सवाई प्लेन ऊपर को उठेगी और टी नेगेटिव के लिए एक्सवाई प्लेन से नीचे जाएगी। और उसी तरह से जब टी माइनस वन होगा तो ये कर्व पैराबोला ही बनते बनते आप उसको नीचे भी लेके जाएंगे तो वन की डेप्थ पर चला जाएगा पैराबोला। जब आप टी इक्वल टू माइनस टू तक जाएंगे आपका पैराबोला एट की डेप्थ पर जा चुका होगा। ठीक है, तो ये उन्होंने यहाँ पर आपको वो बना, ये एक्स प्लेन में पैराबोला प्लेन का स्केच कर दिया। ये एक्स जी प्लेन में कर्व को ट्रेस किया है, यहाँ पर वाई जी प्लेन में ट्रेस किया। क्या मतलब है कि ये उसकी प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन में, ये उसकी प्रोजेक्शन एक्स जी प्लेन में, ये उसकी प्रोजेक्शन है वाई जी प्लेन में। तो इस तरह से आप डिफरेंट प्लेन में उसकी प्रोजेक्शन लेंगे तो आपको कर्व का आइडिया हो जाएगा कि कर्व कैसे, या आप उसको यूँ समझ लें तो प्रोजेक्शन ले लें, या आप ऐसे में एक्स इक्वल टू टी वाई इक्वल टू टी इसको स्केच करें ये बनती है, एक्स इक्वल टू टी जी इक्वल टू टी क्यूब करें तो ये बनती है, एक्स वाई इक्वल टू टी स्क्वायर और जी इक्वल टू टी क्यूब लें तो उससे ये वाली कर्व बनती है। इस तरह से उसको ट्विस्टेड क्यूब कहा जाता है। ये आपके पास देख लें कि ओरिजिन से शुरू हुई थी, जब आपका टी पॉजिटिव था ठीक है ऊपर को ट्रेस हुई है 8 यूनिट्स था, और टी नेगेटिव केस के लिए तब आपको नीचे गई है और ये यहाँ पर -8 यूनिट तक चली है। जब आपका टी जो है वो 2 होगा उससे एक्स आपका चूँकि टी है तो एक्स 2 ही रहेगा, और वाई आपका टी स्क्वायर है तो वाई आपका 4 हो चुका होगा, और जी आपका टी क्यूब है तो जी आपके 8 हो चुके हैं। यानी टी जब 2 है उस वक्त एक्स 2 है, वाई 4 है और जी 8 है। इस तरह से जब आप टी को 0 पे ले जाएंगे तो एक्स वाई जी तीनों 0 हो जाते हैं। तो जब आप टी को -2 पे लेके जाएंगे आपका जी नेगेटिव होगा, -8 पर होगा, एक्स भी नेगेटिव होगा -2 और वाई आपका 4 रहेगा। इस तरह से आप देखें ये तो स्टार्ट, ये आपका उसने ये एक्सेस स्केच किया हुआ, ये वाई एक्सेस और ये जी एक्सेस है, ये जी की 0 है और ये वाई की 0 है और ये एक्स की 0। ठीक है, इस तरह से आप इस कर्व को विजुलाइज कर सकते हैं। आपने इसकी फर्दर एग्जांपल हैं कुछ मैग्नेटिक फील्ड की और इस तरह की चीज़ें भी आप इन्हें पढ़ेंगे और फिर आपको 200 मिली होगी आप मुझसे पूछो। ठीक है।
इस एक्सरसाइज को और क्वेश्चन कर लें, मज़ीद अगर होंगे तो मैं आपको बता दूँगा। इस तरह से ये टॉपिक हमारा मुकम्मल हुआ। मज़ीद हम आगे भी नहीं जाते हैं ताकि आप इसको अच्छे तरीके कर सकें। और आपको कोई सवाल पूछना है तो पूछो, अब तो ये पढ़ा है। हमारे पास टाइम है, यू कैन आस्क। आधा घंटा है हमारे पास, कुछ सवाल पूछ सकते हैं। यस, कोई नहीं पूछने वाला? हाँ जी, नहीं है कोई आवाज? ना है में ना नाम है। हाँ जी, कोई सवाल नहीं है? नहीं सर। बस जी सर, अब ये करेंगे तो पता चलेगा कितना समझ आया। कोई याद नहीं है, आपको सवाल ही नहीं तो पूछेंगे। इसको आप पढ़ नहीं रहे, और मैं आपको बता दूं इस दफ़ा चीज़ें आपके लिए मुश्किल होंगी। इस दफ़ा सारे अनसीन होंगे, जिसकी वजह से हाँ जी, मैसेज क्या है? 10.4 का 34 कह रहे हैं समझा दें। तो इस दफ़ा आप लोगों के लिए माहौल मसला होगा, इस दफ़ा आपकी निकल नहीं चलेगी, समझ रहे हैं? और मैंने सबको फेल कर देना, दो फेल होगा, मैं उसे पास नहीं करूँगा। मेरे कहने का मतलब ये, मैंने फेल किसी को नहीं करना, जो फेल होगा मैंने उसे पास नहीं करना है। पेपर मैंने सारा अनसीन बनाना है। आप लोगों ने अपने एतमाद ख़राब कर दिए, आपने पिछले पेपर में बहुत निकल लगाई जी भर के। ठीक है, ऐसे ही है, सही से बताएं। हाँ जी भर के निकल लगाई हैं, बता ही नहीं रहे। नहीं सर, हमने रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए पेपर किया। रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, रिसोर्सेज को कैसे यूज़ किया? जो इंटरनेट रिसोर्सेज मैनुअल यूज़ किया है, क्वेश्चन की यूज़ की है, स्लाइडर यूज़ किया, तो थोड़ा थोड़ा सर। थोड़ा थोड़ा यही बात। जब वो किया क्या सोशल मिल गया तो फिर आपका क्या काम है? समझ के किया था। समझ के किया, उनका पता चलेगा ना बच्चे कल को मिस्त्री में। ये 34 क्वेश्चन पूछा गया मुझसे, वेरी गुड। ये किसकी क्वेश्चन बनती है? आर इज इक्वल टू ए साइन थीटा, आर इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। अगर आप इसका ग्राफ स्केच करें तो ये आपके पास इलिप्स बनती है। अगर आर साइन थीटा हो और आर सॉरी आर इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये एक अच्छा सॉरी ये आर इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो इससे आपको क्या बनेगा? आप जानते हैं ये तो बात बच्चे इसी की तरह से है, जैसे 29 है, और 29 में सिर्फ ये कि ए की जगह 3 और बी की जगह भी 3 है। यहाँ ए भी उसने जनरल ले ली है, ए भी पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि साइन थीटा की जो पत्तियाँ बनेगी उनका जो मैक्सिमम डिस्टेंस आएगा सेंटर ओरिजिन से वो ए यूनिट्स आएगा। जैसे यहाँ पर 3 यूनिट्स था ना, आपको साइन फंक्शन है ए साइन थीटा, इसकी जो पत्तियाँ बनती हैं वो ए यूनिट्स के फासले, मसलन अगर ये फासला ए हो, ए यूनिट्स के फासले तक उनकी पत्ती इस तरह से बनेगी यूँ, और इस तरह से इधर भी ए यूनिट्स के फासले तक। और जो आज वो बी कॉस थीटा है, इसकी पत्ती जो है बी अगर आपका 1 हो तो 1 तक बनेगी, 2 हो तो 2 बनेगी, और इन जनरल ये पत्ती बी तक बनेगी, इस तरह से इधर भी और इस तरह से इधर भी। तो ये आपकी जो ये वाली लोकेशन है, ये इसकी बी है डिस्टेंस पे है, और साइन में जो ये वाली डिस्टेंस है ओरिजिन से ये उसका ए है। ठीक है, अब आपने इसको इस तरह जनरल फॉर्म में ही करना है। इसके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन भी इस तरह से आप ए साइन थीटा इक्वल टू बी कॉस थीटा कर दें, और उसको आप कर लेंगे, यहाँ से आपके पास साइन आ जाएगा ए साइन थीटा इक्वल टू बी कॉस थीटा ना। तो कॉस थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर, ए कॉस थीटा से डिवाइड कर दें,
आपके पास ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू बी ओवर ए, tan थीटा इज इक्वल टू बी ओवर ए, और यहाँ से ये चीज़ आ गई, और थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स बी ओवर ए। तो उसमें ये होगा कि आप इस तरह से लिमिट्स को जनरल फॉर्म में ही रहने दें। तो अब इसमें ये है दोनों कॉल्स, ये यहाँ पे ये ओवरलैप जोन आएंगे ना, तो ओवरलैप जोन जो है ये आप किसी उसी तरह से किसी एक क्वाड्रेंट में कर लेंगे तो उसको फिर 4 टाइम मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपकी जो इंटीग्रेशन लिमिट्स होंगी वो 0 से π/2 के अंदर मेरा ख्याल है ये काम हो जाएगा। इंटीग्रेशन लिमिट्स, क्योंकि आपके पास अगर ये यूँ के आएंगे ना इधर से, तो ये इधर से जा रहा है ना, तो अपर को आपकी अब आप इसमें अपर किसको लेंगे और लोअर किसको लेंगे? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढेंगे पहले, ठीक है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ के तो मैं यहाँ दोबारा बनाता हूँ। एक तो आपके पास बनेगी फर्स्ट पे ये ना, और दूसरी फर्स्ट पे बन गई, सॉरी एक पत्ती ये बन गई, और दूसरी पत्ती फर्स्ट करेंगे तो आपके पास ये बन गई। अब आप यहाँ पर आपको चाहिए एरिया बिटवीन द कर्व्स। तो आप यहाँ से अब आप इसमें किस कर्व को अबव मानेंगे, किस कर्व को बिलो मानेंगे, तो दोनों साथ साथ जा रहे हैं। जिसका आर बड़ा होगा तो अबव मानी जाएगी, जिसका आर छोटा वो बिलो मानी जाएगी। यहाँ ये कर्व आपके दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ये काम आसान, यहाँ पर भी आसान। तो हमारे पास फोन ये है, इसमें अगर हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लें, इनको इक्वेट करते हैं, तो बीच में हमारे पास ये एक रेडियल लाइन बनेगी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करेगी।
ये रेडियल लाइन। मेरा ख्याल ये है कि हम एक एरिया बना लें, दो, हाँ, ये एक एरिया हम बनाएंगे जो इस लाइन के नीचे है और ये साइन फंक्शन के अबव है। लेकिन ये बिलो और अबव साथ साथ ही जा रहे हैं। अच्छा, इसमें हम एक और काम कर सकते हैं कि हम इसमें थीटा को फंक्शन ऑफ आर कर लें। तो इसका लंबा काम नहीं है। चलिए आप इसको, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लें और ये आपका ये जो रेडियल लाइन है, जो थीटा आपके पास एंगल आएगा इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, जो थीटा आएगा, थीटा को उसके बराबर फिक्स कर दें। ये आपका बीच में एक कर्व आ जाता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। उसका थीटा नॉट करना समझाते हैं आप। एक दफ़ा इस थीटा को थीटा नॉट और इस कॉस के दरमियान एरिया फाइंड करें और एक दफ़ा साइन और इसके दरमियान फाइंड करें। और दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि आप इसे कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लें, एक्स और वाई में। एक्स और वाई में कन्वर्ट करने में ये है, में ये सहूलत है कि ये आपके पास इसमें ये रेडियल में अबव का वो होगी जो दूर हो और नियर वो होगी, बिलो वो होगी जिसका आर छोटा हो। यहाँ आर साथ साथ जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर शायद आर थीटा में करना मुश्किल होगा, आपको इसे कार्टेशियन फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। कार्टेशियन में जाते तो ये रेडियल लाइन अबव है और ये साइन का बिलो है। इस तरह से अगर आप कॉस के साथ कंपेयर करें तो कॉस अबव है, रेडियल लाइन बिलो है। ये आप यूँ भी कर, रेडियल लाइन ना भी लें तब भी आप अगर कार्टेशियन में जाते हैं, आपकी कॉस कर्व अबव रह रही है और साइन कर्व बिलो रह रही है। आप कॉस और साइन के दरमियान आप एरिया फाइंड करेंगे, यानी कॉस में से साइन को माइनस करेंगे और आप इसे कार्टेशियन फॉर्म में ले जाएं, फिर ये आसानी से हो जाएगा, क्योंकि उसमें अबव और बिलो डिफाइन करना आसान है। तो ये मुख्तलिफ तरीक़ों से आप इसे अटैम्प्ट करें, ये हो जाएगा। इसके अलावा और पूछें। सर क्वेश्चन ये 13.1 में एग्जांपल 1 जो दी हुई है, सर इसकी जो डोमेन रेंज मतलब वेक्टर वैल्यूड फंक्शन की डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं? बेटी हाँ, उसमें आप ये देखें टी की कौन सी वैल्यू, जो तीनों फंक्शन की डोमेन लें और उन डोमेन्स का इंटरसेक्शन ले लें, यानी ऐसा टी जिस पर तीनों फंक्शन डिफाइंड हो वो लिया जाएगा। समझ गया? जैसे सर फर्स्ट एग्जांपल में हाँ, जो टी क्यूब दिया हुआ है एक हाँ, कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट log ऑफ 3 माइनस टी है ठीक है। और थर्ड कंपोनेंट अंडर रूट टी है। अब अंडर रूट टी कहता है कि टी नॉन नेगेटिव होना चाहिए, 0 और 0 से बड़े नंबर आएंगे, ठीक है। जी जी। और जो टी और क्यूब है वो, log कहते हैं कि 0 से बड़े हों सारे। जो लॉग है वो कहता है कि टी 3 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि लॉग नेगेटिव और 0 नहीं एक्सेप्ट करता, ठीक है। हाँ जी सर। तो जी लॉग सर। कहता है कि 3 से बड़े हों, स्क्वायर जी रूट सर। कहता है 0 से बड़े हों, जी और जो टी क्यूब कहता है जो मर्जी दे दो। अब सारे किस पे वो तो मुत्तफिक सारे आ हैं? जाएंगे। सारे किस पे मुत्तफिक हैं? ग्रेटर देन 3 3 पे। यस, या इसको ग्रेटर डोमेन, देन 0। हाँ, सर जैसे log कह रहा है कि ग्रेटर देन 3 होने सॉरी, नहीं चाहिए। नहीं नहीं, सॉरी, ये नहीं, ये 3 माइनस टी है, सॉरी। लॉग कहता है जी कि जी। टी 3 या 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए, लॉग ये कहता है। ओके। लॉग कहता हाँ है कि माइनस। 3 माइनस टी को पॉजिटिव होना चाहिए, 3 जी माइनस टी सर। को पॉजिटिव होने को कि टी लेस देन 3 हो, जी सर। ठीक है। और स्क्वायर रूट कहता है कि नहीं, टी को 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से नीचे नहीं जी आप सर। जा सकते। तो इस जी तरह से सर। स्क्वायर रूट जो टी के लोअर बाउंड बना रहा है कि 0 से नीचे नहीं जा सकते, और 3 माइनस टी टी के अपर बाउंड बनाता है कि टी 3 के बराबर नहीं हो सकता, 3 से छोटा रहेगा। जब आप जी दोनों को सर। मिलाएंगे तो फिर ये 0 से 3 के दरमियान आ जाएगा। और जो क्यूब कहता है वो कहता है मुझे कोई इतराज नहीं, आप जो मर्जी टी ले लो। जी सर। समझ गया? ठीक। जी सर। तो 3 के बराबर भी नहीं ले सकते, क्योंकि लॉग 0 पर अनडिफाइंड हो जाता है, लॉग ने जी पॉजिटिव सर। रहना है, इसलिए टी 3 से छोटा रहेगा। हाँ, अगर टी माइनस 3 होता फिर आप लेते टी 3 से बड़ा होना चाहिए। जी सर ठीक है। ठीक है?
यानी सब कुछ कंपोनेंट पे ही डिपेंड करता है यस, ये तो वेक्टर बात वैल्यू। बता दिया, कंपोनेंट्स ही उसकी डोमेन डिटरमाइन करेंगे। ठीक है सर। और सर कंटिन्यूटी भी ऐसे ही होगी कि कंपोनेंट यस अगर कंटिन्यूस यस, किसी भी पॉइंट पर आप देखेंगे अगर तीनों एफ और जी किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस है, आर भी कंटिन्यूस कहलाएगा। और अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है मतलब एक आर कंपोनेंट। भी नहीं कहलाएगा, आर उस पर कंटिन्यूस नहीं हो सकता। ठीक ठीक। और सर ये जो स्पेस कर्व बनते हैं ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस ही होती हैं इन कंपोनेंट, इनसे बनते हैं। हाँ, पैरामीट्रिक इक्वेशन से स्पेस कर्व आसानी से बनती है। अगर उसकी ये नहीं, स्पेस कर्व की रिप्रेजेंटेशन ही पैरामीट्रिक फॉर्म या वेक्टर फॉर्म इक्वेशन बनती है जैसे ये दी हुई है, क्योंकि उसमें सर पोजीशन यहाँ वेक्टर पे इन्वॉल्व है। प्लेन कर्व दिए हुए हैं इसमें, हाँ, स्पेस कर्व में प्लेन कर्व सर में 2 डायमेंशंस में दिए हुए हैं ना, आई और जे वेक्टर्स दिए हुए हैं, के वेक्टर नहीं दिया हुआ। वो बच्चे के जीरो हो गया था ना उसका। अच्छा आई जे, वो तो अगर आपका जी कर्व है ही प्लेन कर्व, तो उसमें अच्छा तो सिर्फ फिर हर पॉइंट पे दो दो कोऑर्डिनेट होंगे ना, एक्स और वाई होंगे, इसलिए सर। आपको दो इक्वेशन चाहिए। तो अगर आप वो कर्व एक्सवाई प्लेन में बना रहे हो तो फिर आई और जे यूज करेंगे, अगर आप एक्स जी प्लेन में बना रहे हो तो आई के यूज कर लेंगे। दो दो कंपोनेंट होंगे ना प्लेन कर्व के। ठीक है सर। ठीक है। जी सर। और बस जी सर बस। अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।